आमतौर पे जब हम किसी बहुत ही एडवांस तकनीक या इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हम्म मुझे लगता है शायद कोई माइक्रोचिप या अंतरिक्ष यान की बनावट या फिर कोई बहुत ही जटिल कंप्यूटर एल्गोरिदम। बिल्कुल सही। मतलब हमारी एक आम धारणा बन गई है कि जो चीज जितनी नई और आधुनिक है, वो उतनी ही अधिक वैज्ञानिक होगी। हाँ, और इसके ठीक विपरीत जो चीजें हम अपने बचपन से देखते या करते आ रहे हैं उन्हें हम बहुत साधारण मान लेते हैं। यही तो बात है। हमें लगता है कि उनका कोई खास विज्ञान नहीं होता। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में, मतलब इस डीप डाइव में, हम इस पूरी धारणा को पलटने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत है वे बेहद दिलचस्प हैं। हाँ। क्या हो अगर दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक में से एक वो हो जिसका इस्तेमाल हम हर दिन बात करने के लिए, सोचने के लिए और यहाँ तक कि सपने देखने के लिए करते हैं? मैं सोच रही थी कि हमारी अपनी हिंदी वर्णमाला इस पर एकदम खरी उतरती है। सही कहा। हम अक्सर बचपन में क ख ग घ को बस रटने वाली एक उबाऊ सूची मान लेते हैं ना। एकदम। लेकिन आज हमारे सामने कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें यूपीएसआई और पुलिस भर्ती जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ हाई यील्ड अध्ययन नोट्स और एक बहुत ही विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट शामिल है। और इन नोट्स का विश्लेषण करने पर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ये कोई साधारण सूची नहीं है। हमारा उद्देश्य भी आज यही है, सुनने वालों को ये महसूस कराना कि ये वर्णमाला केवल अक्षरों की एक सूची नहीं है, बल्कि मानव शरीर रचना पर आधारित एक अत्यंत वैज्ञानिक, तार्किक और सटीक खाका है। मतलब अगर इसे एडवांस एकॉस्टिक इंजीनियरिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ रटने के लिए तथ्य नहीं देते, बल्कि वे अनजाने में ध्वनि विज्ञान की एक पूरी मास्टर क्लास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए, वर्णमाला के उस गहरे विज्ञान और शारीरिक तंत्र में उतरने से पहले जरा इसकी बुनियाद को समझ लेते हैं। ये लिपि रातों रात तो नहीं बन गई होगी ना? आखिर इसका सफर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, लिपि के विकास की एक बहुत ही लंबी और तार्किक यात्रा रही है। इसका सबसे मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि। हाँ, प्राचीन काल से ही ब्राह्मी लिपि हमारे संचार का मुख्य आधार रही है। लेकिन मतलब भाषाएं कभी स्थिर नहीं रहती। वे समय के साथ घिसती हैं, सुधरती हैं और एक नया रूप लेती हैं। जैसे एक बहती नदी अपना रास्ता और रूप बदलती रहती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो ब्राह्मी के इसी निरंतर परिष्कृत रूप को आगे चलकर नागरी लिपि कहा गया और उसी नागरी से धीरे धीरे विकास करते हुए हमारी वर्तमान देवनागरी लिपि सामने आई, जिसका उपयोग आज हम हिंदी लिखने के लिए करते हैं। अच्छा, तो मतलब ब्राह्मी से नागरी और फिर देवनागरी। हाँ, और इन तीनों लिपियों में एक बहुत बड़ी निरंतरता ये है कि ये सभी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। ये एक दिशात्मक प्रवाह है जो सदियों से कायम है, जबकि इसी महाद्वीप में विकसित उर्दू जैसी भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये दिशा का प्रवाह तो स्पष्ट है। लेकिन अब अगर हम उस विषय पर आएं जो अक्सर लोगों को थोड़ा भ्रमित करता है, मतलब स्वरों का गणित। अरे हाँ, स्वरों की संख्या। इन स्रोत सामग्रियों में स्वरों की संख्या को लेकर एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है, और सच कहूं तो ये संख्या लगातार बदलती हुई नजर आती है। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। संस्कृत में ये 13 है, हिंदी में 11 है, और कुछ विद्वान इसे और भी कम कर देते हैं। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों? भाषा तो बड़ी होनी चाहिए, यहाँ संख्या कम क्यों हो रही है? ये समझना भाषा के क्रमिक विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मूल संस्कृत में, जो कि एक अत्यंत शास्त्रीय और कठोर नियमों वाली भाषा है, कुल 13 स्वर वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, 13 स्वर। लेकिन जब हम हिंदी तक का सफर तय करते हैं तो ये संख्या 11 रह जाती है। इसका सीधा से कारण ये है कि भाषा हमेशा सरलता की ओर बढ़ती है। अच्छा, मतलब जो चीजें बोलने में मुश्किल थीं उन्हें हटा दिया गया। बिल्कुल। संस्कृत के उन 13 स्वरों में से बड़ा री और री जैसे स्वर, जिनके उच्चारण के लिए मुंह और जीभ को बहुत खास तरीके से मोड़ना पड़ता था, आम बोलचाल में धीरे धीरे गायब हो गए। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए उस जटिलता को छोड़ दिया होगा। हाँ, इसलिए हिंदी में अ से लेकर अ तक और एक सामान्य री को मिलाकर कुल 11 स्वरी बचते हैं। मतलब भाषा ने समय के साथ अपना वो भारी भरकम वजन कम कर लिया जो रोजमर्रा की बातचीत में व्यावहारिक नहीं था। एकदम सही। और भाषा विज्ञान के कुछ जाने माने विशेषज्ञ जैसे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इस सरलीकरण को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्या वे 11 से भी कम मानते हैं? हाँ, उनके अनुसार हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या केवल 10 ही माननी चाहिए, क्योंकि वे री को भी पूरी तरह से शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं रखते।
ऐसा क्यों? री तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनका तर्क ये है कि आज के समय में री का उच्चारण अक्सर रे यानी आधा र और ई के मिलाप की तरह होता है, जो कि व्यंजन और स्वर का मिश्रण है। तो तकनीकी रूप से स्वरों की ये संख्या 10 तक आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हमारी बोलने की सुविधा लिपि के व्याकरण को बदल देती है। और इसी स्वर विज्ञान में एक और चीज है जो मुझे हमेशा से आकर्षक लगती है, वो है मात्रा प्रणाली। मात्राएं जो स्वरों का ही रूप होती हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। अब अगर आधिकारिक तौर पर स्वर 11 हैं, तो फिर मात्राएं केवल 10 ही क्यों हैं? एक मात्रा कहाँ गायब हो गई? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शानदार नियम है। मात्राएं हमेशा स्वर वर्णों का वो रूप होती हैं जो व्यंजन वर्णों को बोलने में मदद करने के लिए उन पर लगाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला स्वर है ना, मतलब अ, उसकी कोई अपनी दृश्यमान मात्रा नहीं होती। वो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ने पर कोई अतिरिक्त आकार या चिन्ह नहीं बनाता। मैं इस अ वाले कॉन्सेप्ट को एक अदृश्य गोंद या कह लें कि पानी की तरह देखती हूँ। जैसे पानी अगर किसी भी रंग में मिला दिया जाए तो वह उस रंग को अपना लेता है, लेकिन खुद का कोई अलग रंग नहीं दिखाता। ये पानी वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? वैसे ही अ हर व्यंजन में घुला हुआ है। जब कोई क बोलता है तो उसमें आधा क और अ दोनों मिले हुए हैं। यह व्यंजनों को आवाज देता है, लेकिन कागज पर खुद पूरी तरह से अदृश्य रहता है। बिल्कुल। अ वो आधार है जो व्यंजनों को उच्चारित करने की शक्ति देता है। बिना अ के व्यंजन केवल एक रुकावट हैं, पूरी ध्वनि नहीं। और अगर हम भाषा के इसी लचीलेपन की बात कर रहे हैं, तो हमें आगत स्वर को नहीं भूलना चाहिए, जो ये साबित करता है कि हिंदी कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं, बल्कि एक बहती नदी है। हाँ, अध्ययन नोट्स में आगत स्वर का विशेष रूप से जिक्र है। ये अ की ध्वनि है, जो न तो पूरी तरह से ओ है और ना ही आ। ये हिंदी की अनुकूलन क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे जैसे दुनिया जुड़ी और अंग्रेजी के शब्द हमारे रोजमर्रा के जीवन में आए, देवनागरी ने अपने मूल ढांचे को तोड़े बिना एक नई ध्वनि को अपना लिया। जैसे ऑफिस, बॉस, कॉफी, डॉक्टर, इन शब्दों को शुद्ध रूप में उच्चारित करने के लिए अ की आवश्यकता थी। बिल्कुल। अगर देवनागरी लचीली ना होती तो हम शायद आज भी कॉफी को कॉफी या काफी लिख रहे होते। ये दिखाता है कि ये लिपि कितनी वैज्ञानिक रूप से प्रगतिशील है। सही कहा। अच्छा, अब यहाँ से ये चर्चा एक ऐसे तथ्य की ओर मुड़ती है जिसने स्रोत पढ़ते समय मुझे सच में हैरान कर दिया था। अक्षरों का लिंग। हाँ, जेंडर ऑफ लेटर्स। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। मतलब क्या ध्वनियों का भी जेंडर होता है? हम उम्र भर इन अक्षरों को लिखते आए हैं, लेकिन ये तथ्य शायद ही कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला असल में पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। भाषा के इतिहास में लिंग का निर्धारण बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि विज्ञान पर आधारित होता है। पूरी हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञ तक केवल 3 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें व्याकरणिक रूप से स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन माना जाता है। और वे 3 वर्ण कौन से हैं? वे हैं ई और री। बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब क या ख पुल्लिंग क्यों है और ई या ई स्त्रीलिंग क्यों? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसका सटीक उत्तर प्राचीन भाषा वैज्ञानिकों के ध्वनि वर्गीकरण में छिपा है। ध्वनियों की प्रकृति और उनकी तीक्ष्णता, मतलब शार्पनेस, इसका एक बड़ा कारण है। अच्छा, शार्पनेस। हाँ, ई और ई का उच्चारण करते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो बहुत बारीक, सूक्ष्म और ऊंची आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है। प्राचीन व्याकरण आचार्यों ने इन बारीक और मधुर ध्वनियों को स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा। और बाकी वर्णों का क्या? जबकि अ, आ या क, ख जैसी ध्वनियां अधिक भारी, चौड़ी और गले से गूंजने वाली होती हैं, इसलिए उन्हें पुल्लिंग माना गया। अरे वाह, ये सच में ध्वनियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। खैर, स्वरों और लिंग से जुड़ी इस अद्भुत दुनिया के बाद अगर हम व्यंजनों की तरफ देखें तो वहां जो ढांचा मिलता है वो और भी ज्यादा गणितीय है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से एक मैथमेटिकल ग्रिड है। हाँ, स्रोत सामग्री में स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का जिक्र है, जिन्हें एक
5 गुना 5 मतलब 5x5 के ग्रिड में रखा गया है। जब मैंने इस ग्रिड को देखा तो ये बिल्कुल केमिस्ट्री की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल या किसी परफेक्ट सुडोकू पजल जैसा लगा। और ये सुडोकू पजल जैसी व्यवस्था कोई संयोग नहीं है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हर तत्व को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुणों के आधार पर एक निश्चित जगह दी जाती है, ठीक वैसे ही स्पर्श व्यंजनों को हमारे शरीर की शारीरिक रचना के आधार पर सजाया गया है। मतलब हमारे मुंह के अंगों के आधार पर। हाँ, विशेष रूप से हमारे मुंह के अंगों के आधार पर एक वैज्ञानिक क्रम में। इसमें कुल 25 अक्षर होते हैं जो 5 पंक्तियों और 5 कॉलम में बटे हैं, क से शुरू होके म तक। तो ये ग्रिड काम कैसे करता है? क्या इसके पीछे कोई शरीर विज्ञान है जो ये तय करता है कि क पहले आएगा और प सबसे अंत में? बिल्कुल है। इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करके बाहर आती है। ये 5 गुना 5 का ग्रिड असल में हमारे गले से लेकर हमारे होठों तक की एक भौतिक यात्रा है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहली पंक्ति है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ञ आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ यानी गला है। ध्वनि सबसे पहले गले से ही उठती है। ठीक है, ये समझ में आता है। ध्वनि का उद्गम गला है, इसलिए शुरुआत क से हुई। उसके बाद च वर्ग आता है। हाँ, च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, ञ है। गले से थोड़ा ऊपर और आगे आएं तो मुंह के भीतर छत का पिछला हिस्सा आता है, जिसे तालू कहते हैं। पैलेट। बिल्कुल, च बोलते समय जीभ उसी तालू को छूती है। और इसके ठीक बाद ट वर्ग है, जिसके बारे में स्रोत कहता है कि ये मूर्धा से बोला जाता है। एक मिनट, ये मूर्धा क्या है? कंठ और तालू तो समझ में आते हैं, दांत और होंठ भी हम जानते हैं, लेकिन मुंह के अंदर ये मूर्धा नाम का स्टेशन कहाँ स्थित है? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम अपनी जीभ को ऊपरी दांतों के ठीक पीछे ले जाएं, तो वहां एक खुरदुरा और उभरा हुआ हिस्सा महसूस होता है। महसूस तो हो रहा है। तालू के ठीक आगे और दांतों के ठीक पीछे की ये जो कठोर जगह है, उसे ही ध्वनि विज्ञान में मूर्धा कहा जाता है। ट, ठ, ड बोलते समय जीभ मुड़कर ठीक उसी खुरदुरी जगह पर प्रहार करती है। अरे हाँ, ये तो कोई भी बोलते समय खुद महसूस कर सकता है। मतलब कंठ, फिर तालू, फिर मूर्धा, ये तो एक सीधी रेखा में बाहर की तरफ आ रहा है। एकदम सही। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथी पंक्ति है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, जहां जीभ हमारे दांतों को छूती है। और फिर आखिरी पंक्ति, सबसे अंत में पांचवी पंक्ति है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, जहां ध्वनि को बाहर निकालने के लिए दोनों होठों का मिलना जरूरी है। बिना होंठ मिलाए कोई भी प या म बोल ही नहीं सकता। ये तो सच में दिमाग को चकराने देने वाला विज्ञान है। गले की गहराई से शुरू होकर ध्वनि मुंह की छत, फिर मूर्धा, फिर दांतों और अंत में होठों तक का सफर तय करती है। ये सिर्फ एक वर्णमाला नहीं है, ये एक शरीर रचना विज्ञान का नक्शा है। एनाटॉमिकल मैप, बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। लेकिन इस ग्रिड में मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमयी इसका आखिरी कॉलम लगता है, मतलब हर पंक्ति का 5वां अक्षर। आप पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण की बात कर रही हैं। ड, या, ण, न और म। हाँ, मैं इस 5वें कॉलम को एक बहुरूपीय की तरह देखती हूँ, मतलब कैमिलियन की तरह। वो कैसे? जब हम हिंदी लिखते हैं तो कई शब्दों के ऊपर बस एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, जिसे अनुस्वार कहते हैं। वो बिंदी देखने में हमेशा एक जैसी लगती है, एक साधारण सी डॉट, लेकिन वो अपने ठीक बाद आने वाले अक्षर के हिसाब से अपना रूप और अपनी आवाज पूरी तरह बदल लेती है। ये भाषा के सरलीकरण और गणितीय सटीकता का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये बिंदी कोई मनमानी आवाज नहीं निकालती, इसका एक बहुत ही सख्त नियम है। वो नियम क्या है? अनुस्वार के बाद जो अक्षर आता है, वो बिंदी उसी अक्षर के वर्ग के 5वें अक्षर की ध्वनि में बदल जाती है। इसे थोड़ा उदाहरणों के साथ समझते हैं, क्योंकि स्रोत सामग्री में जो शब्द दिए गए हैं वे इस अवधारणा को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं। जरूर। मान लीजिए शब्द है गंगा। ग के ऊपर बिंदी है और उसके बाद फिर से ग है। अब ग कंठ वर्ग यानी क वर्ग का हिस्सा है, जिसका 5वां अक्षर ङ होता है। इसलिए गंगा बोलते समय बिंदी से ङ की ध्वनि निकलती है। अच्छा, और अगर शब्द बदल जाए तो? वहीं अगर हम पतंजलि शब्द लें तो बिंदी के बाद ज आता है। ज तालु वर्ग का है, जिसका 5वां अक्षर ञ है, इसलिए वहां बिंदी ञ की आवाज देती है। अरे वाह! और यही नियम आगे भी लागू होता है। जैसे पंडित शब्द में बिंदी के बाद ड है,
जो मूर्धा वर्ग का है, तो बिंदी ण बन जाती है। संदेह में बिंदी के बाद द है तो वो न की आवाज देती है। बिल्कुल। और स्वयं या चंपा जैसे शब्दों में जब बिंदी के बाद प वर्ग का अक्षर आता है तो होंठ जुड़ते हैं और बिंदी म की ध्वनि देती है। एक ही बिंदी लेकिन 5 अलग-अलग ध्वनियां। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि भाषा को लिखते समय प्रवाह बना रहे, है ना? एकदम सही। हर बार आधे अधूरे ण, ञ या ड़ लिखने से लिपि बहुत जटिल हो जाती थी। इसलिए उस एक छोटी सी बिंदी को एक शॉर्टकट के रूप में विकसित किया गया। ये शॉर्टकट देखने में तो सरल है, लेकिन इसके पीछे का एल्गोरिदम बिल्कुल सटीक है। ये तो कोडिंग की दुनिया के इफ देन लॉजिक जैसा है। अगर अगला अक्षर त है तो बिंदी को न की तरह बचना है। ये सब कितना व्यवस्थित है। ये सच में एक बेहतरीन कोडिंग सिस्टम है। अच्छा, अब तक हमने होठों, जीभ और मुंह के अंगों की बात की, लेकिन स्रोत सामग्री, भौतिक विज्ञान की एक और पहलू, ध्वनि की भौतिकी यानी हवा और कंपन के विज्ञान की गहराई में भी जाती है। हाँ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हमारे होंठ या जीभ ही काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारे फेफड़े भी एक एयर पंप की तरह काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर प्रतियोगी परीक्षाओं के भी नोट्स अक्षरों को श्वास वायु यानी एयर फ्लो और गूंज या कंपन यानी वाइब्रेशन के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इसको समझने के लिए हम खुद एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम अपना हाथ अपने मुंह के ठीक सामने रखें और जोर से बोलें क और उसके तुरंत बाद बोलें ख क ख, यह अंतर बहुत स्पष्ट है। हाँ, एकदम साफ महसूस होता है। क बोलते समय मुंह से बहुत कम हवा बाहर आई, लेकिन जैसे ही ख बोला ऐसा लगा जैसे फेफड़ों ने अचानक हवा का एक तेज झोंका हाथ पर फेंक दिया हो। वही हवा का झोंका भाषा विज्ञान में अल्पप्राण और महाप्राण का आधार है। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास या हवा। अच्छा, तो मतलब अल्प प्राण कम हवा वाले। हाँ, जिन ध्वनियों को बोलने के लिए फेफड़ों को कम हवा धकेलनी पड़ती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में हवा का अतिरिक्त दबाव या झोंका लगता है वे महाप्राण होते हैं। और यह भी उस 5x5 ग्रिड में बिल्कुल एक रिदम की तरह सेट है। नोट्स बताते हैं कि ग्रिड का पहला, तीसरा और 5वां कॉलम अल्प प्राण है, यानी 1, 3, 5। हाँ, क, ग, ng, कुल 15 स्पर्श व्यंजन कम हवा वाले। और जो बीच के कॉलम है, दूसरा और चौथा कॉलम, वे महाप्राण हैं, ख और घ। हम कोई भी वर्ग ले लें, जैसे च वर्ग में छ और झ, हर दूसरे और चौथे अक्षर को बोलने के लिए अधिक हवा चाहिए। ऐसे कुल 10 अक्षर हैं। बिल्कुल। यह एक एकांतर क्रम है, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस। कम हवा, ज्यादा हवा, कम हवा, ज्यादा हवा, कम हवा। ये तो हवा की बात हो गई, लेकिन इस भौतिकी में एक और चीज जुड़ती है, वो है कंपन या वाइब्रेशन। ये भी उतना ही जरूरी है। मैं इसे समझने के लिए स्मार्टफोन के हैप्टिक फीडबैक या वीडियो गेम कंट्रोलर के वाइब्रेशन मोटर वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। मतलब जब हम कुछ खास अक्षर बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर एक छोटी सी मोटर गूंजने लगती है और कुछ अक्षरों में बिल्कुल शांति रहती है। जिसे आप हैप्टिक फीडबैक कह रही हैं, उसे ध्वनि विज्ञान की भाषा में अघोष और सघोष या घोष कहा जाता है। ये पूरा खेल हमारी स्वर तंत्रियों यानी वोकल कॉर्ड्स का है। अच्छा, तो अघोष का मतलब क्या हुआ? अघोष का मतलब है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई झंझनाहट या कंपन पैदा नहीं होता। तो ग्रिड में ये अघोष अक्षर कहाँ बैठे हैं? किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, कॉलम 1 और 2, जैसे क और ख या च और छ। अगर हम गले पर हाथ रखकर इन्हें बोलेंगे तो पाएंगे कि आवाज बिल्कुल साफ और बिना गूंज की है। ऐसे कुल 10 स्पर्श व्यंजन हैं। और जब स्वर तंत्रियां वाइब्रेट करती हैं तब वे सघोष बन जाते हैं। ग्रिड का तीसरा, चौथा और 5वां कॉलम, 3, 4, 5, जैसे ग, घ, ङ। इन्हें बोलते समय गले में एक भारीपन और गूंज महसूस होती है। ऐसे कुल 15 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर हम इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़ें तो ये ग्रिड महज एक टेबल नहीं रहता, ये एक त्रिआयामी मतलब 3D मैट्रिक्स बन जाता है, जहां हर अक्षर का अपना एक अद्वितीय कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल, जैसे ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई बिंदु होते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं कोई भी अक्षर उठा लूं, मान लीजिए भ, तो ग्रिड के हिसाब से ये प वर्ग का चौथा अक्षर है। इसका मतलब है होठों का इस्तेमाल होगा,
चौथा अक्षर है इसलिए महाप्राण होगा, मतलब ज्यादा हवा का झोंका, और सघोष होगा यानी गले में कंपन होगा। ये विश्लेषण इस पूरी प्रणाली की वैज्ञानिक सुंदरता को उजागर करता है। हर एक व्यंजन महज एक ध्वनि नहीं है, वो हमारे फेफड़ों, हमारी स्वर तंत्रियों और हमारे मुंह के अंगों के लिए निर्देशों का एक पूरा पैकेज है। बिल्कुल। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क माइक्रोसेकंड के भीतर ये गणना करता है कि होंठ कब मिलाने हैं, हवा कितनी छोड़नी है और गले को कितना कंपाना है। ये सब सुनने के बाद उन छात्रों के लिए एक अलग ही सम्मान पैदा होता है जो परीक्षाओं के लिए इन हाई यील्ड तथ्यों को याद करते हैं। बिल्कुल। और परीक्षा की दृष्टि से एक बार अगर हम उन प्रमुख नंबरों को समेट लें तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, मात्राओं की संख्या 10 है, पूरी वर्णमाला में केवल 3 स्त्रीलिंग वर्ण हैं। और व्यंजनों का क्या? स्पर्श व्यंजनों का ग्रिड 25 अक्षरों का है। श्वास वायु के आधार पर 15 अल्पप्राण और 10 महाप्राण हैं, और कंपन के आधार पर 10 अघोष और 15 सघोष हैं। बाप रे, इतने सारे आंकड़े। लेकिन जैसा कि हमने आज देखा, ये केवल रटने की चीज नहीं है। एकदम सही। जब कोई इस हवा, कंपन और अंगों के घर्षण के पीछे के तर्क को समझ लेता है तो उसे ये आंकड़े रटने नहीं पड़ते। वो बस उस ग्रिड की कल्पना करता है और सारे जवाब तार्किक रूप से खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। और यही वो बिंदु है जो हमें वापस उसी विचार पे ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। हम सब हर दिन हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि हम अपने ही शरीर के भीतर मौजूद एक अत्यंत उन्नत, सटीक और पूरी तरह से कैलिब्रेटेड एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। ये सच में भाषा के प्रति हमारे नजरिए को गहराई से बदल देता है। ये एहसास कराता है कि हमारी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर कितनी तार्किक रही है। बिल्कुल। और इसी बात के साथ मैं आज की इस गहन चर्चा को विराम देना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते एक विचार है जो मैं यहाँ सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरा इसके बारे में सोचिए। जरूर। अगर हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक लैब, बिना किसी एमआरआई मशीन या साउंड इंजीनियरिंग उपकरण के मनुष्य की ध्वनियों को हवा, कंपन और शरीर रचना के आधार पर इतनी बारीकी से डिकोड कर लिया था, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में और ऐसी कौन सी प्राचीन चीजें या परंपराएं हैं जिन्हें हम बस साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं? है ना? शायद वे भी अपने भीतर ऐसा ही कोई गहरा, जटिल और विस्मयकारी विज्ञान छिपाए हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अगली बार जब कोई भी शब्द मुंह से निकले तो उस अदृश्य विज्ञान और उस शानदार ग्रिड को महसूस करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस